हेलो देयर। इस वीडियो में हम अमीटर और वोल्टमीटर के यूजेस समझेंगे कि वोल्टमीटर से किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं और अमीटर से किसी भी रेजिस्टेंस या बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो होने वाली है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली वोल्टमीटर और अमीटर जो है गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर आपको एनसीईआरटी में दो पोर्शन में मिलेगा, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और एक जो है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ने के बाद मिलता है आखिरी में। तो गैल्वेनोमीटर का जो डिस्कशन है वो कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, उसकी सेंसिटिविटी कैसे कम ज़्यादा करते हैं, उसको हम वोल्ट मीटर में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो अमीटर बन जाता है, इसकी बात हम मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के बाद वाले में करते हैं। तो वो यहाँ पे हम नहीं करने वाले। हम यहाँ पे इसकी डिस्कशन करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये अमीटर और वोल्टमीटर किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं ताकि वो किसी भी सर्किट में वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे दे और अमीटर जो है हमें किसी रेजिस्टेंस या बैटरी के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की रीडिंग हमें निकाल के दे दे। तो हम वोल्टमीटर और अमीटर के बारे में पढ़ने से पहले हमें दो फंडामेंटल रूल है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। बेसिकली ये हर एक जगह सर्किट की एनालिसिस करते समय काम आता है। तो हम अगर इसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट को किसी सर्किट में अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करना होता है। तो वो हमारे लिए ये काफी हेल्पफुल होता है। तो एक रूल है वोल्टेज डिवीजन रूल और दूसरा है करंट डिवीजन रूल। ये जो वोल्टेज डिवीजन रूल है जिसे हम वीडीआर भी कहेंगे और करंट डिवीजन रूल है जिसे हम सीडीआर कहेंगे। तो इसको ऐसे हेडिंग डाल के आप लिखिए, वोल्टेज डिवीजन रूल के नीचे इट इज अप्लीकेबल फॉर two resistances connected in series combination. It is applicable for two resistances connected in series combination. और इसके लिए लिखेंगे it is applicable for two resistances connected in parallel combination. समझिए ये होता क्या है और कैसे हम इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, एक R1 ये R2, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है और इस बैटरी का हमें वोल्टेज V दे रखा है। अगर ये वोल्टेज जो है V हमें पता है तो यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है वो R1 में भी आई ही होगा और R2 में भी आई ही होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कुछ और होगा जिसे हम V1 कहेंगे, यहाँ पे कुछ और होगा जिसे हम V2 कहेंगे। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे तो इनकी वैल्यू कुछ और होगी जो रेजिस्टेंस R1 पे डिपेंड करेगा, इनकी वैल्यू कुछ और होगी जो R2 पे डिपेंड करेगा। यही V1 और V2 हमें कैलकुलेट करने का मेथड समझाता है वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो रेजिस्टेंस लेने हैं। एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। अगर ये एक सिंगल बैटरी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे अप्लाई जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बट यहाँ से निकलने वाला जो करंट होगा I, यहाँ पे ही Y आई ही जाएगा और यहाँ पे इसके पास दो रास्ते हैं। तो यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा। तो ये I1 कितना जाएगा वो R1 डिसाइड करेगा, ये I2 कितना जाएगा वो R2 डिसाइड करेगा। I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी। तो देखिए ध्यान से, जो हमने लिखवाया है कि ये रूल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसलिए अप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हमें क्या जरूरत है अलग मेजर करने की। यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा। और इसी के तरह यहाँ पे
ये निकलने वाला करंट यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, बट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ये V1 और V2 की वैल्यू लिखना है, तो ये लिखने का तरीका देखिए। अगर हमें V1 लिखना है तो V1 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल वोल्टेज लिखना है। ये टोटल वोल्टेज लिखने के बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में R1 लिखेंगे प्लस R2 लिखेंगे, यानी कि दोनों को रेजिस्टेंस को डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे और V1 जिसके अक्रॉस वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है उस रेजिस्टेंस को आपको न्यूमरेटर में रखना है, यानी कि यहाँ पे R1 होगा। ऐसे ही आपको अगर V2 कैलकुलेट करना है तो V2 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे टोटल वोल्टेज रखेंगे, डिनोमिनेटर में सेम वही R1 प्लस R2 रखेंगे, R1 प्लस R2, और न्यूमरेटर में वो रहेगा जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, यानी कि R2 के अक्रॉस निकालना है, तो ये R2 न्यूमरेटर में रहेगा। यही काम आपको यहाँ पे बट अपोजिट तरीके से करना है। अगर आपको करंट I1 की वैल्यू निकालना है, I1 इज इक्वल टू, तो I1 कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल करंट पहले लिखना है, टोटल करंट ब्रैकेट बनाना है, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पे भी ऐड करेंगे, R1 प्लस R2। अब न्यूमरेटर में आपको वो रखना है जिसके अक्रॉस करंट नहीं निकालना है, यानी कि हम करंट जो है R1 के थ्रू निकालना चाहते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में रखेंगे R2 को, यानी कि न्यूमरेटर में हमारे पास R2 आएगा, R2 हमें जब करंट I1 निकालना है। अगर करंट हमें I2 निकालना है तो बाहर आपको टोटल करंट रखना है, ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 ये हर जगह है, बस आपको अलग क्या मिलना है, जब आपको I2 निकालना है तो इसका मतलब ये करंट यहाँ पे निकालना है, तो वो रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में रखना है जिसके अक्रॉस करंट नहीं निकलना है, यानी कि R1 न्यूमरेटर में रखेंगे। तो ये अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो रूल आपको एक ही जैसे दिखेगा, बस थोड़ा सा चेंज है कि V1 निकालने के लिए टोटल वोल्टेज यहाँ रखना है, टोटल वोल्टेज तो यहाँ है, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंस को हर जगह ऐड कर रहा है, ये टोटल करंट है, ये टोटल करंट है, ठीक है। V1 अगर आपको निकालना है तो R1, V2 अगर आपको निकालना है तो R2, यानी कि जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है वही रेजिस्टेंस को आपको न्यूमरेटर में रखना है, लेकिन करंट वाले में अपोजिट करना है, जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस नहीं रखना है, दूसरा वाला रखना है, यानी कि I1 को निकालना है तो I1 के लिए आपको दूसरा वाला रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में R2 रखना है। जब आप I2 निकालिएगा तो I2 निकालते वक्त R1 को न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि एकदम याद है, इसमें सही सेम सेम करना है, इसमें अपोजिट करना है। बेसिकली एक ट्रिक के तौर पे आप समझिए कि यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपन I, हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनवर्स रेशियो में वोल्टेज जो है, सॉरी, वोल्टेज जो है सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वही रेजिस्टेंस वहां पे हमें रखना है, तो इसको हम सेम रेशियो ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे इनवर्स रेशियो कहेंगे क्योंकि जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है उसके दूसरा वाला आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस को रखना पड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रेशियो ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली यहीं से आया है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस जो है इस वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए हम कहते हैं सेम रेशियो, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा वोल्टेज, और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट से, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, समझ में आया। इसीलिए ये सेम रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होता है और ये जो है इनवर्स रेशियो में वोल्ट करंट डिवाइड होता है, कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये अप्लीकेबल के ही दो, केवल दो ही रेजिस्टेंस के लिए है, लेकिन आप जो है अगर आपके पास कई सारे रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको दो रेजिस्टेंस बनाइए और उसके बाद अप्लाई करिए, फिर आपको अलग अलग ब्रांचेस में दिखने लगेंगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप नोट कर लीजिए।
ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है, बहुत सिंपल सा सर्किट है और इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है सबके थ्रू आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो सिंपल तरीका है सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसी चीज को सेम मेथड अप्लाई अभी करेंगे जो अभी हमने सीडीआर और बीडीआर को सीखा है, क्योंकि वो सिंपल सर्किट में अप्लाई करके हम पहले वेरीफाई कर लें कि हाँ वो फॉर्मूला काम कर रहा है। फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जब दिखेगा तो बड़े ही आसानी तरीके से वो जो सीडीआर और बीडीआर रूल है वो हमें बहुत ही आसानी से वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे देता है डिस्ट्रीब्यूट करके। चलिए पहले यहाँ देखते हैं। अगर हम इसकी इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हम इसका इक्विवेलेंट लें तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। तो जब 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 ओम आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 ओम इसका मतलब सर्किट को हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम से बना सकते हैं और दूसरा वाला 2 ओम का बना सकते हैं। और ये बैटरी हमारे पास 18 वोल्ट का दे रखा है, ये 18 वोल्ट का है। इसको अगर हम दोनों को ऐड करें क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पे हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 6 ओम आएगा। अगर 6 ओम आएगा तो बैटरी हमारे पास 18 वोल्ट का है और ये 6 ओम का है, तो हम यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे करंट निकलने वाला I इज इक्वल टू V अपन R होगा। V की वैल्यू बेसिकली 18 है और अपन R की वैल्यू R इक्विवेलेंट है तो ये 6 हो, यानी कि 3 एम्पियर हम लिखेंगे ये करंट की वैल्यू। मतलब यहाँ से निकलने वाला जो करंट है वो 3 एम्पियर है। ठीक है, अगर 3 एम्पियर है तो यही करंट बैटरी से निकल रहा है कितना, 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है तो हम यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी कि V4 अगर कैलकुलेट करें तो V4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, I इंटू आर। तो I कितना है, 3 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है। इसका मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर हम V2 लिखें तो V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, यही करंट आ रहा है I, यानी कि 3 ओम इंटू 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। समझ आया, यानी कि ये जो V2 है ये V2 की वैल्यू आ गया कितना, 6 वोल्ट। अगर ये 6 वोल्ट है तो इसका मतलब ये दोनों लोग आपस में पैरेलल में थे तो उनका R इक्विवेलेंट भी यही है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, यहाँ पे ही वही होगा, यानी कि यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। तो करंट यहाँ पे जो है 3 एम्पियर है, यहाँ पे करंट जो है वो 3 एम्पियर है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं क्योंकि वही जा रहा है, बट यहाँ पे आके दो रास्ते हैं तो बट जाएंगे। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, अगर आपको I3 कैलकुलेट करना है, I3 इज इक्वल टू V अपन R, पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने बता रखा है कितना, 6 वोल्ट। तो V कितना है, 6 और रेजिस्टेंस कितना है, 3, इसका मतलब 2 एम्पियर। 2 एम्पियर I3 की वैल्यू आएगी। और अगर हम I6 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I6 इज इक्वल टू कितना, वोल्टेज वही 6 वोल्ट, तो V अपन आर 6/6 करेंगे यानी कि 1 एम्पियर। मतलब कि ये जो करंट आपको यहाँ पे 3 एम्पियर दिख रहा था ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस है इसीलिए कम करंट कितना, 1 एम्पियर। यहाँ पे कम रेजिस्टेंस इसीलिए ज्यादा करंट इसीलिए आपको 2 एम्पियर। और दोनों को ऐड करने पे 3 एम्पियर आना चाहिए, यानी कि 2 एम्पियर और प्लस 1 एम्पियर 3 एम्पियर। ये बेसिक वाला रूल था, ये बेसिक वाला रूल जो हमें पहले से पता था। अब हम सीडीआर और वीडीआर अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। अगर दो रेजिस्टेंस है तो हमारे पास ये टोटल वोल्टेज 18 है। तो 18 वोल्टेज टोटल है। तो V4 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो V4 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, यानी कि 4 प्लस 2 करेंगे। न्यूमरेटर में कौन हमें निकालना है, 4 के अक्रॉस इसीलिए
4 ऊपर रहेगा। इसकी कैलकुलेशन अगर आप करिए तो 6 और 6 इंटू 3 टाइम में 3 इंटू 4 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट वही आंसर आया जो हमें पहले कैलकुलेटेड था। अगर हम 2 वोल्ट के अक्रॉस निकालना चाहते हैं तो 2 वोल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीका है। एक तो यही टोटल वोल्टेज 18 रखिए और यहाँ पे सेम रहेगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हम 2 रखेंगे। अगर 2 रखते हैं तो ध्यान से देखिए, ये 6 इंटू 3 और 3 इंटू 2 6 वोल्ट आएगा। ये 6 वोल्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है V2। ठीक है, तो VDR भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक और सिंपल तरीका, अगर आपको ये टोटल वोल्टेज पता है तो आपने यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। ये आपको रूल आपको पता होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप है, जो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों को ऐड करने पे ये टोटल यही आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये टोटल है तो यहाँ का हमें पता चल गया कितना, 12। अगर यहाँ का 12 पता चल गया तो हम 18 में से अगर घटाएंगे, इस 12 वोल्ट को 18 में से घटाएंगे तो बचा हुआ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। इसका मतलब 6 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है V2 इज इक्वल टू कितना, 6 वोल्ट। या तो आप वो भी काम कर सकते हैं, टोटल वोल्टेज इन और अपन में 4 प्लस 2, न्यूमरेटर में कितना, 2 ओम। समझ में आया, दोनों काम करेंगे आपको 6 वोल्ट ही मिलेगा। अगर आपको इतना मिल गया तो ये दोनों चीज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे टोटल करंट पता है, टोटल करंट कितना, 3 एम्पियर। तो यहाँ से अगर आपको निकालना है I3, I3 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल करंट कितना, 3 एम्पियर। ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में कितना, 3 प्लस 6 लिखेंगे, 3 प्लस 6। न्यूमरेटर में कौन, जिसके थ्रू करंट नहीं निकालना है, हमें 3 निकालना है 3 के थ्रू, इसलिए 6 को यहाँ पे रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 3 प्लस 6 9 होगा। और 9 यानी कि 3 से 3 टाइम में कैंसिल आउट होगा और ये 3 इसको 2 टाइम में कैंसिल आउट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना, 9 3 2 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट आ रहा है 2 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू देखिए उतना ही आया जो पहले से कैलकुलेटेड था। अगर ये 2 एम्पियर है तो इसके लिए भी आप CDR अप्लाई कर सकते हैं। CDR अप्लाई करेंगे तो क्या चेंज होगा, टोटल करंट वही रहेगा, डिनोमिनेटर में 3 प्लस 6 वही रहेगा, बस न्यूमरेटर में चेंज करना है क्या, 6 की जगह 3 रखेंगे। 3 अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 3 9 और अपन 9 यानी कि 1 एम्पियर, वही 1 एम्पियर आ रहा है जो चीज आप I6 पहले से कैलकुलेटेड कर रखे हैं। यानी कि अगर हम CDR अप्लाई करें तब भी आ जाएगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए अगर हमें I3 पता चल गया, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें पता चल गया कि 2 एम्पियर है तो टोटल करंट तो 3 आया था, तो पक्का है कि इधर 1 एम्पियर जाने वाला है। तो CDR दो दो बार अप्लाई करके आप टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम भी बचाना होता है। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमें एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में हमसे 2 ओम के थ्रू फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, लिखिए कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। तो इसमें करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हमने CDR VDR सीखा है तो उसी को अप्लाई करना हम आपको सिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये बैटरी कितना करंट दे रही है, सप्लाई कर रही है। उसको कैलकुलेट करने के लिए इस सर्किट का हमें R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पे जो भी हम सर्किट आगे बनाएंगे तो कोई भी मेडिएटर जो सर्किट होता है वो आप रफ में सॉल्व करते समय प्रॉपरली बनाया करिएगा, क्योंकि कभी भी हम जब वोल्टेज या करंट किसी ब्रांच में निकालते हैं तो वो मेडिएटर वाले सर्किट की हमें जरूरत पड़ती है। अगर आप रफली बनाएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने भी सर्किट आए बीच में उनको प्रॉपरली बनाते जाइए, क्योंकि करंट को आप अपने अकॉर्डिंग जो है एरो से दिखाते रहेंगे तो पता चलते जाएगा कि किस
रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। चलिए देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसका एक सर्किट बनाए, इस सर्किट में दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लोग आपस में सीरीज में है, तो बाकी लोगों को ऐसे रहने देते हैं कि ये बैटरी है 4 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, जो पहले से था उसे ऐसे ही रहने दिए। ये जो टेढ़ा सा बना हुआ 6 ओम रेजिस्टेंस, इसको आप सीधा बना सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे करंट और वोल्टेज जाता हुआ दिखाई दे देगा आराम से। तो जस्ट हम इसको सीधा बना दिए। ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे जो दे रखा है। इन दोनों लोगों को कंबाइन कर दिए क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, तो इनके पैरेलल में हमें दिखेंगे कितने ओम, 3 ओम, 3 ओम। अब ये दोनों लोग अगर आपस में सीरीज में पैरेलल में है, तो इन दोनों लोगों को हम एक इक्विवेलेंट बना के यहाँ पे नया सर्किट बना सकते हैं। ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो दो रेजिस्टेंस के बीच में, तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 ओम आएगा। 2 ओम, ये 4 ओम पहले से था, ये 4 ओम पहले से था, इसकी वैल्यू 3 ओम थी, और ये जो है 4 ओम है। अब अगर इसका इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करना चाहें, तो ये कैलकुलेट करेंगे। आप इक्वेशन लिखना भी सीखना चाहिए आपको कि यहाँ पे ये दो लोग सीरीज में हैं, यानी कि 4 प्लस 2, ये दोनों लोग आपस में सीरीज में आने के बाद इसके पैरेलल में दिखेंगे, यानी कि पैरेलल विद 3 ओम। और ये जो पूरा टोटल जो पैरेलल वैल्यू आएगा, उसको हम इसके और इसके सीरीज में देखेंगे, यानी कि प्लस का 4 और प्लस का 4, यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 6 पैरेलल 3 आएगा, और ये हमें ऐसे दोनों को ऐड करने पे 8 आएगा। 6 पैरेलल 3 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो 2 आएगा, यानी कि 2 प्लस 8 करेंगे इज इक्वल टू 10 ओम। ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। ये आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे थे पूरे सर्किट का, तो ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अगर आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो बैटरी कितना लगा था, बैटरी 120 वोल्ट का था। 120 वोल्ट यानी कि बैटरी से निकलने वाला करंट I इज इक्वल टू V, यानी कि 120 अपन R इक्विवेलेंट मीन्स 10 ओम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I इज इक्वल टू 12 एम्पियर आएगा। मीन्स ये 12 एम्पियर बैटरी से निकलने वाली करंट है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा ये 12 एम्पियर है। अगर 12 एम्पियर इधर है, तो इसके पास दो रास्ते हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ये दो लोग आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 ओम हम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आखिरी सर्किट था, इसलिए हम बदल दे रहे हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है। तो ये एक 6 ओम है और ये 3 ओम है। हमारे पास ये 12 एम्पियर का करंट जो है इस रास्ते जा रहा है, तो दो जगह पे डिवाइड होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करें। करंट डिवीजन रूल अप्लाई करें तो I6 की वैल्यू लिखने के लिए, I6 की वैल्यू लिखने के लिए आपको टोटल करंट 12 एम्पियर, 12 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, न्यूमरेटर में वो जिसके थ्रू करंट की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हमें 6 के थ्रू निकालना है, 3 के थ्रू नहीं निकालना है, तो न्यूमरेटर में 3 रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 36/9, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 एम्पियर। मीन्स अगर ये 4 एम्पियर आता है, तो यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट जो है 4 एम्पियर है।
ये 4 एम्पियर अगर जा रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 4 एम्पियर है, यहाँ पे कितना आएगा बचा हुआ करंट 8 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे 8 एम्पियर है और यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है। तो ये 4 एम्पियर फर्दर दो जगह पे डिवाइड होगा। तो अगेन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर कैलकुलेट करेंगे, और अगर एक बार और अप्लाई करते हैं तो इस बार हम I3 कैलकुलेट कर रहे हैं। I3 कैलकुलेट करने के लिए टोटल करंट कितना, 4 एम्पियर। तो यहाँ 4 लिखेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 6, यानी कि 6 प्लस 3 लिखेंगे। न्यूमरेटर में जिसके थ्रू हमें करंट नहीं निकालना है, तो हम 3 में निकालना चाहते हैं। यहाँ पे I3 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो I3 अगर निकालना चाहते हैं तो 6 ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। इसको अगर हम लिखें तो कितना, 4 इंटू 6/9। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना, 3 3 टाइम में, 3 2 टाइम में, तो 8/3 एम्पियर। ये जो I3 की वैल्यू आई है, I3 की वैल्यू आई है, ध्यान से देखिए, अगर I3 की वैल्यू 8/3 एम्पियर है तो यही I3 जो है बेसिकली इसमें आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो I3 की वैल्यू है, आप इक्विवेलेंट किसका लिए थे, आप इन दोनों का इक्विवेलेंट लिए थे, तो इसको हमने 3 लिखा था। ये 6 ओम है, तो यहाँ पे 6 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये करंट जो निकाला है, I3 जो निकाला है, वो बेसिकली यहाँ वाला करंट है, ये I3 है। तो हमें यही I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना था, क्योंकि 2 ओम के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ही कैलकुलेट करना है, यानी कि इसकी में कितना फ्लो करेगा, 8/3 एम्पियर। नोट कर लीजिए। चलिए अब गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, और इसी के मॉडिफिकेशन करने पे हमें अमीटर और वोल्ट मीटर बन के निकलता है, ठीक है। तो पहले गैल्वेनोमीटर को समझ लें ये कैसा डिवाइस है, फिर उसके बाद अमीटर कैसे बनता है और वोल्ट मीटर कैसे बनता है वो समझते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which detect the which detect the presence of current, which detect the presence of current, or also used to or also used to measure the value of current, measure the value of current in small amount, इन स्मॉल अमाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे माइक्रो एम्पियर रेंज। यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता करते हैं कि किसी भी सर्किट या ब्रांच में करंट प्रेजेंस है कि नहीं है, बस हमें ये बता सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे माइक्रो एम्पियर के रेंज में जो करंट फ्लो करता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो समझते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। अगर हमारे पास एक ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस हो उसके पास रेजिस्टेंस तो होगा ही, क्योंकि वो कंडक्टर का बना होता है, तो उसके रेजिस्टेंस को हम हमेशा सीरीज में रिप्रेजेंट करने का हैबिट रखते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के भी सीरीज में हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, बट हम थोड़े से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है, क्या है कि आगे हमें कई तरह के अलग अलग रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं, इसलिए इसके सीरीज में हम ना रिप्रेजेंट करके यहाँ पे जी को खुद ही बोल दे रहे हैं कि जी एक रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर है। तो ऊपर कहीं लिख लीजिए, अज्यूम दैट कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर में हम जो करंट फ्लो कराएंगे उसकी वैल्यू आई जी लिखेंगे, आई जी लिखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करें, तो गैल्वेनोमीटर किसी लोड को ऐसे लोड को अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कंबाइन करें,
यानी कि गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं। तो हम बेसिकली करते आ रहे हैं कि सीरीज में कनेक्ट करने का पर्पज ये है कि जो भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा लोड के थ्रू, तो ये हमें मेजर करके दे देगा, क्योंकि वही करंट तो यहाँ पे भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो बट प्रॉब्लम ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए बहुत सारे वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर आप मोटर या फैन खुलते हुए देखे होंगे तो उसमें वाइंडिंग हुई रहती है बहुत सारे लूप की। वो जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर का इतना ज्यादा कॉइल होता है कि उसका अगर आप लेंथ देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो फॉर्मूला होता है इसमें ये एल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर एल बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ये रेजिस्टेंस बेसिकली यही रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है। तो ये गैल्वेनोमीटर जब भी हम बनाते हैं, जो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक के नाम से मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसमें पता चलेगा कि ये जो कॉइल है वो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत ही हाई है। ठीक है, तो नीचे एक लाइन और लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ब्रैकेट में कैपिटल जी इज वेरी हाई because there is many number of conducting loop और टर्न। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। तो हमें जब भी लोड के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मेजर करनी होती है, तो हम लोड के सीरीज में ही उस डिवाइस को लगाएंगे, तभी तो मेजर करेगा। अगर इसको पैरेलल में लगा दिए तो कुछ करंट उधर कुछ करंट इधर, तो इसमें जाने वाला करंट बदल गया तो रीडिंग तो वैसे ही गलत है। इसलिए गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में लगाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम सीरीज में लगा रहे हैं, तो ये सीरीज में लगाने की वजह से ओवरऑल जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया। मींस जो हमारे पास करंट आई आएगा, आई वी अपन आर, ये वोल्टेज तो उतना ही है, लेकिन इसको कनेक्ट करने के वजह से, क्योंकि हमें करंट मेजर करना था, इसको कनेक्ट करने की वजह से इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बहुत हाई हो गया। जब बहुत हाई हो गया तो इसका मतलब ये जो करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है इस सर्किट में, वो हमें कम मिल रहा है। यानी कि जो पहले में फ्लो हो रहा था बिना गैल्वेनोमीटर का, अब हमें बहुत कम मिलने लगा। जब बहुत कम मिलने लगा तो ये तो इनकरेक्ट रीडिंग हुआ ना। जब इनकरेक्ट रीडिंग हुआ तब तो ये हमारे लिए कहीं यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि हमें जो करंट की वैल्यू पहले मिलना चाहिए वो तो अब रीड ही नहीं कर रहा है। समझ आया? तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है। तो अब इस रेजिस्टेंस को हम कम करना चाहते हैं, तो वो कंडक्टिंग जो कॉइल है वो तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बना चुके हैं और वो हमारे लिए वो जरूरत है। उतना कॉइल अगर हम वाउंड नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो भी फेनोमेना होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हम इसका रेजिस्टेंस जो है कॉइल कम करने से नहीं कम कर सकते। तो कोई और मेथड बिल्कुल है। इसको हम गैल्वेनोमीटर कैसे बनाएंगे, सॉरी अमीटर कैसे बनाएंगे, वो समझते हैं। तो चलिए अमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या हमारे पास अगर ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक गैल्वेनोमीटर है, तो इसके पास तो बहुत ज्यादा ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक लाइन और ऐड करिए गैल्वेनोमीटर के अंदर, कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू होती है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक की होती है, माइक्रो रेंज तक की होती है। अगर उसमें हम ज्यादा करंट अगर फ्लो कराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। तो लिखिए, इन अ गैल्वेनोमीटर there is in a galvanometer there is some specified value of current some specified value of current can only flow can only flow flows through it, which is called which is called
full deflection current which is called full deflection current। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास ऐसा मीटर स्केल होता है, ठीक है। तो ये जो मीटर स्केल है वो अगर मैक्सिमम करंट तक चला गया तो उसको हम फुल डिफ्लेक्शन करंट कहेंगे। इससे ज्यादा अगर करंट चला गया, फुल स्केल से ज्यादा चला गया, तो वो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आफ्टर विच इट विल गेट डैमेज्ड। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम घटाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़े हैं तो उस इक्विवेलेंट में दो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जब आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम वाले रेजिस्टेंस ही ज्यादा आता है। जैसे 2 और प्लस 3, इन दोनों का अगर आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए तो 3 प्लस 2 5 आएगा, और ये 5 जो है 3 से ज्यादा है कि नहीं है, हमेशा आएगा। जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ग्रेटर ही होगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू ही R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस समथिंग ऐसे आते जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें याद रखना होता है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन मैक्सिमम रेजिस्टेंस से होता है। वही जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा मिनिमम वाले से कम आता है। यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आर मिनिमम है, सॉरी आर इक्विवेलेंट है, वो हमेशा लेस देन होगा आर मिनिमम से, ठीक है। 2 ओम और 5 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 ओम से कम ही आएगा, 2 ओम से कम ही आएगा। तो यही तरीका हम अपनाते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसे यहाँ पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें, पैरेलल रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर देते हैं और ये इसे हम शंट रेजिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि शंट का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। तो इसे हम शंट रेजिस्टेंस कहेंगे और इसकी वैल्यू वेरी लो है, बहुत ही कम है, वेरी लो। अगर बहुत ही कम है तो इन दोनों लोगों का आर इक्विवेलेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आर एस से कम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये रूल पता है कि मिनिमम से कम ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये जितना ज्यादा लो रहेगा तो इसका इक्विवेलेंट उतना ही कम आएगा, और अगर उतना ही कम आएगा तो इसका मतलब ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है, ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है इसी को हम अमीटर कहते हैं। इसी को हम अमीटर कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये है। ये क्या चीज है? ये अमीटर एक अमीटर का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन था वैसे ये अमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों का जो इक्विवेलेंट आया, ये दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो जीरो तो नहीं आया, कम जरूर हुआ, बहुत हाई से बहुत कम हो गया लेकिन जीरो नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर जीरो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ होगा, और हर एक डिवाइस के पास होता है। आइडियली किसी के पास नहीं होता है और कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली कोई भी डिवाइस अगर बनाते हैं तो उसके पास रेजिस्टेंस तो होगा ही, और वो हमेशा सीरीज में शो करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के पास जो रेजिस्टेंस आया वो हम आर ए रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कहेंगे, ठीक है। तो अमीटर हमारे पास ये डिवाइस आ गया, और इस डिवाइस को हम कैसे किसी लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये लोड है, इस लोड में फ्लो होने वाला जो करंट है वो अगर इधर हम फ्लो करा रहे हैं तो आप इसके सीरीज में अमीटर को कनेक्ट कर दीजिए। अगर अमीटर को कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब जो करंट लोड में फ्लो हो रहा है वही करंट अमीटर में भी जाएगा, क्योंकि अब अमीटर में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ही लो हो गया, ठीक है। और अगर कोई आइडियल अमीटर है
तो उसका हम अज्यूम करते हैं कि उसके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि जीरो के बराबर है। तो आइडियल अमीटर के पास जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए अगर कहीं सर्किट में केवल ऐसा बना है तो समझिएगा कि आइडियल वोल्टमीटर होगा, मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है, आर ई की वैल्यू जो है वेरी लो होगा, वेरी लो। तो पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, ammeter is an electrical device. Ammeter is an electrical device that is used to that is used to ammeter is an electrical device that is used to measure the value of current, measure the value of current, measure the value of current flowing through any branch, flowing through any branch. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ammeter can be constructed, ammeter can be constructed, ammeter can be constructed from galvanometer, from galvanometer, from galvanometer by connecting, by connecting, by connecting a parallel resistor, by connecting a parallel resistor having very small value of resistance, a parallel resistor having very small value of resistance through it, थ्रू इट, यानी कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम कोई भी छोटा सा बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम अमीटर कहेंगे, ठीक है। इस अमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके पास जो रेजिस्टेंस आएगा अमीटर का रेजिस्टेंस वो वेरी लो होगा, ठीक है। इतना बनाने के बाद आप लिखेंगे for an ideal ammeter, for an ideal ammeter, for an ideal ammeter, the value of resistance, the value of resistance is considered to be, is considered to be equal to zero, is considered to be equal to जीरो, यानी कि ये जो आर ई जो बहुत कम था उसको हम ना के बराबर जीरो कहेंगे लगभग, और वो हम यहाँ पे जीरो अगर शो कर रहे हैं तो अब जो भी करंट जाने वाला था, पहले जब हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते थे तो इस करंट की वैल्यू कम हो जाती थी, मतलब इनकरेक्ट रीडिंग आती थी। अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गया क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो भी करंट इधर जाएगा वही इसकी रीडिंग देगा और वो हमारे पास करेक्ट रीडिंग होगा, जो कि आइडियल अमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या चीज, कि जो अमीटर है, अगर अमीटर से आपको करंट की रीडिंग कैलकुलेट करनी है तो हमेशा लोड के सीरीज में ही कनेक्ट करना है। तो लिखिए, टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू एनी लोड, थ्रू एनी लोड, the ammeter should be, the ammeter should be connected in, connected in series with the load, series with the load। ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में इसके आगे वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं उसकी बात करेंगे। चलिए देखिए, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। पहले ये वोल्टमीटर होता है क्या, इसके नाम में देखिए वोल्ट लिखा हुआ है, अमीटर के नाम में अम्पियर से अम लिया गया है, इसका मतलब वो करंट को मेजर करता था, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, इसका मतलब वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आपको मेजर करना है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं, लोड के दोनों पॉइंट पे मेजर करना होगा। जैसे समझिए, अगर हमारे पास कोई लोड है, अगर ये लोड है
तो इस लोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ वी ए होगा, यहाँ पे कुछ वी बी होगा। इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके हमें इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यानी कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये इसका वोल्ट मीटर, सॉरी, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी इसकी रीडिंग ले लेगा, यहाँ पे वी भी इसकी रीडिंग ले लेगा, और वो गैल्वेनोमीटर के अंदर कैलकुलेटर लगा होगा, वो आपको सब्ट्रैक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस शो कर देगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो करंट यहाँ पे आई जा रहा था, जो यहाँ पे मेन करंट आई जा रहा था, उसको यहाँ पे दो रास्ते मिल गए। दो रास्ते मिल गए तो एक करंट यहाँ पे जाएगा जिसे हम आई कहेंगे, और एक करंट यहाँ पे जा रहा है जिसे हम आई जी कहेंगे। ये बेसिकली अगर इधर आई जी जा रहा है तो ये आई माइनस आई जी होगा। तो ये आई जी इधर जाएगा, इसके पास हाई रेजिस्टेंस बिल्कुल है, हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत ही हाई नहीं है कि कुछ भी करंट नहीं जाएगा। कुछ तो करंट जाएगा आईजी, और वो अगर कुछ भी करंट आईजी जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आई जाना चाहिए उसमें यहाँ डिक्रीमेंट हो गया। डिक्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब जो लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए कितना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इतना आना चाहिए, लेकिन इतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आई की वैल्यू घट चुकी है। अगर घट चुका है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग लेगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट रीडिंग लेगा। तो इनकरेक्ट रीडिंग ले रहा है तो इसका मतलब ये हमारे लिए अच्छा तो है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए था पूरा करेक्ट रीडिंग, लोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है कि अगर इसके पास हाई रेजिस्टेंस है तो कोई ऐसा टेक्निक अप्लाई करिए कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाए। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये आईजी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अगर बहुत कम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे जाने वाला जो करंट है वो ऑलमोस्ट इधर ही करंट जाएगा। अगर इधर ही जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यही सेम आएगा, और यही आने पे हमें इसकी रीडिंग गैल्वेनोमीटर में दिख जाएगी, जो कि करेक्ट होगा। तो इसका रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज करना है। वो कैसे करेंगे समझिए। अगर हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है, तो इसके पास ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, जिसे हम आर एस इसे भी कहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस का मतलब सीरीज है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि सीरीज रेजिस्टेंस में जब हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके मैक्सिमम वाले से भी ज्यादा आता है। एक तो ये हाई रेजिस्टेंस था, अगर इसका वैल्यू बहुत ही हाई रखे तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी बहुत ही हाई है। तो इसी को, जो यही जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर बहुत सिंपल है कि अगर गैल्वेनोमीटर में हम कोई सीरीज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें जिसकी वैल्यू वेरी हाई हो, वेरी हाई, तो वो क्या बन जाता है, एक वोल्टमीटर बन जाता है। और वोल्टमीटर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें शो करना होगा। तो वो रेजिस्टेंस का नाम हम यहाँ पे आर वी लिखेंगे, आर वी, ठीक है। अब ये हमारे पास वोल्टमीटर बन के निकल गया। इसी कॉम्बिनेशन को हम वोल्टमीटर कहते हैं। लेकिन ये बना रहे हैं तो ये कैसे वो पता करना है, लेकिन वोल्टमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी से, ठीक है। और अमीटर का ए था। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आर वी वेरी हाई है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, इसीलिए हमने वहां का नाम आर ए दिया था। अल्फाबेट में ए बहुत कम आता है, पहले, सॉरी, बहुत पहले आता है, पहले नंबर पे, इसलिए उसकी वैल्यू कम। लेकिन ये वी अल्फाबेट में बहुत दूर आता है, मतलब मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसे याद रखिएगा, आर वी की वैल्यू बहुत हाई और आर ए की वैल्यू वेरी लो, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी में याद नहीं आता और आप इतना रिकॉल जल्दी कर नहीं पाएंगे, तो ये ट्रिक आपको थोड़ा थोड़ा सा हेल्प करता है अच्छे से। बाकी प्रैक्टिस जब होता है तो वो याद हो जाता है। तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ऐसे बना लिए, ठीक है। तो लिखिए, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए, वोल्टमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस
Voltmeter is an electrical device which is used to which is used to which is used to measure the potential difference measure the potential difference across any load across any load. तो आगे लिखिए, to convert a galvanometer to convert a galvanometer to convert a galvanometer into a voltmeter into a voltmeter, comma, a series resistor a series resistor having very high resistance having very high resistance having very high resistance should be connected should be connected in series in series with the galvanometer with the galvanometer. अब ये डायग्राम बना लेंगे, ये समझने के लिए कहीं किनारे बना लेंगे, ठीक है, बाकी ये इसको जरूरत नहीं है वोल्ट मीटर के अंदर लिखने की। ये बनाने के बाद अब लिखेंगे the resistance of voltmeter the resistance of voltmeter is always very high. The resistance of voltmeter is always very high. उसके बाद लिखेंगे for an ideal voltmeter for an ideal voltmeter for an ideal voltmeter the resistance the resistance the resistance value is equal to infinite. The resistance value is equal to infinite. समझिए क्यों। हमारे पास ये एक लोड है और इस लोड के दोनों तरफ हमें पोटेंशियल मेजर करना है। तो इसका मतलब जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ का रीडिंग ले लेगा VA, यहाँ का रीडिंग ले लेगा VB और इसमें कैलकुलेटर लगा रहेगा, उन दोनों का डिफरेंस आपको शो करेगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए वो समझिए। अगर यहाँ से करंट ऐसे जो आई जा रहा था, ये मेन करंट था, इस आई की वैल्यू इसमें IG फ्लो करने लगा, ये IG की वैल्यू तो हम कम करना चाह रहे थे, यही तो कम करना चाह रहे हैं क्योंकि ये मेन करंट जब जाएगा तभी तो हमें करेक्ट रीडिंग देगा, ठीक है। तो IG की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होने की वजह से इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होना चाहिए। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये तो IG इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब आइडियल वोल्टमीटर जब भी कनेक्ट करेंगे तो IG कुछ जाएगा ही नहीं, सारा मेन करंट इसी में जाएगा। तो इसमें मेन करंट जाएगा तो ये I की वैल्यू एक्चुअल है I इंटू आर होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें करेक्ट रीडिंग शो करेगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस to measure the potential difference across any load across any load across any load voltmeter voltmeter should always be connected voltmeter should always be connected in parallel with the load in parallel with the load। ठीक है, इतना स्टोरी ये हमें पता चलता है कि वोल्टमीटर कैसे बनता है, अमीटर कैसे बनता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, सर्किट में हम इसकी रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे आगे एग्जाम्पल से। नोट करिए। हमारे पास ये एक सर्किट है बहुत छोटा सा और इस सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है। ऊपर क्वेश्चन लिखे फाइंड आउट
the reading of find out the reading of find out the reading of ideal voltmeter and ammeter. आइडियल वोल्टमीटर एंड अमीटर, ये दोनों जो वोल्टमीटर और आइडियल सॉरी वोल्टमीटर और अमीटर लगा हुआ है वो आइडियल है। आइडियल होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो भी इनके पास रेजिस्टेंस है उनके कंडीशन के हिसाब से है। तो आइडियल वोल्टमीटर के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। और आइडियल अमीटर के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो, क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होता है। तो इस सर्किट को हम रिफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें अमीटर और वोल्टमीटर नहीं दिख रहा था, अब आने लगेंगे, ठीक है। और कभी कभी आइडियल नहीं रहेंगे तो उसकी वैल्यू हमें अलग तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कुछ और आएगा। और अगर आइडियल होंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो समझते हैं, इस सर्किट को फिर से अगर रिफॉर्म करें तो एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे सर्किट वायर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस। बेसिकली बिना मीटर बिना वोल्टमीटर का जो सर्किट है वो ऐसा है। अगर ऐसा है तो दोनों में कोई डिफरेंस है भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट रहे तो उस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सर्किट टूट जाता है, और जब सर्किट टूट जाता है तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, समझ आया। और जब भी किसी रेजिस्टेंस के पास सॉरी ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और जब भी किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी तो वो जीरो को हम शॉर्ट सर्किटेड कहते हैं। यानी कि अगर एक रेजिस्टेंस है जिसके पास रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू जीरो होगा तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे, यानी कि सीधा लाइन बनाएंगे, समझ आएगा, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट के लिए सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, और जीरो रेजिस्टेंस के लिए हम सर्किट को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली अगर ऐसा सिंपल सा सर्किट है तो इसका करंट तो निकालने हमें आता है। करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये आई की वैल्यू है, आई इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना, 12 वोल्ट, एक ही वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना 2 + 4, 2 + 4 यानी कि 6 एम्पियर। तो बैटरी जो करंट को प्रोड्यूस करेगा वो कितना 6 एम्पियर कैलकुलेट करेगा, ठीक है। 2 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट आएगा 12/6 2 एम्पियर। तो ये बैटरी जो करंट निकालेगा वो कितना निकालेगा 2 एम्पियर करंट को निकालेगा। तो अगर ये करंट 2 एम्पियर बैटरी ने निकाला, ठीक है, तो इधर तो कोई जाएगा ही नहीं क्योंकि वो सर्किट ब्रेक था इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से। ये 2 एम्पियर निकलेगा और ये 2 एम्पियर ऐसे जाते जाते इधर जाएगा, मतलब कि अमीटर के अंदर कितना करंट गया 2 एम्पियर गया, ठीक है। तो अमीटर की रीडिंग कितना लिखेंगे 2 एम्पियर। फिर उसके बाद ये वोल्टमीटर ऐसे कनेक्टेड है कि एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके यहाँ की रीडिंग और यहाँ का रीडिंग यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर करेगा, ठीक है। तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है इन दोनों के अक्रॉस तो बहुत सिंपल है। इसको हम देख सकते हैं कि अगर ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है तो हम इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और इसके थ्रू हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखाया था, कितना V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, ठीक है। ये ईएमएफ ऑफ बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। यहाँ माइनस जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होता है, यहाँ पे प्लस जब पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा होता है। यहाँ तो निकल रहा है तो इसका मतलब V इज इक्वल टू अगर हमें कैलकुलेट करना, ये कितना 12 माइनस आई की वैल्यू 2 इंटू और आर की वैल्यू 2, मीन्स इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट आ गया तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर वही मेजर करेगा, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 8 वोल्ट। यही दोनों हमें कैलकुलेट करना था, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और
अमीटर नोट करिए। यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में 100 ओम के अक्रॉस जो डिवाइस है वो एक वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। इस बार क्वेश्चन लिखे ऊपर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज the resistance of voltmeter is 400 ohm. The resistance of voltmeter is 400 ohm. ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट द potential difference calculate the potential difference across 100 ohm resistance across 100 ohm resistance across 100 ohm resistance। दो पार्ट में है। पहले पार्ट में लिखेंगे विद वोल्ट मीटर और दूसरे पार्ट में लिखेंगे विदाउट वोल्ट मीटर। यानी कि यहाँ का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। एक बार वोल्ट मीटर लगा के मेजर करिए और एक बार बिना वोल्ट मीटर लगाए मेजर करिए। तो सबसे पहले अगर हम कहें यहाँ पे विद वोल्ट मीटर, ठीक है, विद वोल्ट मीटर। अगर विद वोल्ट मीटर है तो इसके पास एक रेजिस्टेंस है। इन दोनों का अगर हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, आर वन हम बोल देते हैं इसे, ठीक है। आर वन की वैल्यू, दो लोग जब पैरेलल में होते हैं तो आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू फॉर्मूला जल्दी लगाते हैं, ठीक है। इससे बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। यानी कि आर वन 400 इंटू 100 अपन 400 प्लस 100, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 400 इंटू 100 अपन 500 मीन्स ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू बचेगा 80 ओम। अगर ये 80 ओम आ गया तो इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस 200 ओम पहले से, ठीक है। यहाँ के कॉम्बिनेशन को ही हम आर वन कहे हैं, आर वन, वही आर वन यहाँ पे आया है। तो आर वन प्लस ये 200 ओम, यानी कि इसे लिखेंगे 280 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट है। तो करंट बैटरी से कितना निकलना, आई इज इक्वल टू वी अपन आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू कितना, 84 वोल्ट, 84 अपन आर इक्विवेलेंट कितना 280, 280। इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या लिख सकते हैं, 1240 3/10 एम्पियर, सॉरी, हाँ ठीक है, 4 3 टाइम में 4 10 टाइम में 3/10 एम्पियर ये करंट आई की वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर ये 3/10 एम्पियर ये बैटरी सप्लाई कर रहा है, 3/10 एम्पियर, तो इसका मतलब वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों का जो इक्विवेलेंट वाला सर्किट है वो एक बना देते हैं। ये हमारे पास इनका आर वन एक यहाँ पे और एक कितना 200 ओम, ये आर वन और ये 200 ओम। बैटरी से निकलने वाला जो करंट था वो कितना 3/10 एम्पियर, 3/10 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 वो कितना होगा, I इंटू आर वन, आई इंटू आर वन। आई की वैल्यू कितना 3/10, 3/10 और आर वन की वैल्यू कितना 80 मीन्स ऐसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 वोल्ट आएगा। अगर ये 24 वोल्ट आ गया तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इन दोनों लोगों का ये इक्विवेलेंट था, इन दोनों लोगों का इक्विवेलेंट था। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, वही ये दोनों लोग पैरेलल में है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना
24 वोल्ट। इसका मतलब वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा? 24 वोल्ट मेजर करेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम विदाउट वोल्ट मीटर करते हैं। ठीक है, इसी को हम विदाउट वोल्ट मीटर अगर बनाएं तो इस सर्किट को फिर से बनाएंगे जिसमें हम वोल्ट मीटर को शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर को हटा दिए तो इसके पास जो रेजिस्टेंस था वो 100 ओम का था ओरिजिनली, और इसके पास 200 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज था कितना? 84 वोल्ट। तो यहाँ का अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बहुत सिंपल यही का निकालना है विदाउट वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हटा दिए, तो यहाँ का वोल्ट मीटर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दीजिए या टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगा, और करंट इंटू 100 कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बेसिकली हम वीडीआर अप्लाई कर दे रहे हैं। तो V इज इक्वल टू कितना? टोटल वोल्टेज 84, ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे 100 प्लस 200, न्यूमरेटर में जिसके थ्रू हमें कर वोल्टेज निकालना होता है यानी कि 100। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 84 इंटू 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना? 28 आएगा। मतलब कि अगर हम वोल्टमीटर को कनेक्ट नहीं किए तो 28 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आया, और जब हम वोल्टमीटर को कनेक्ट किए थे तो 24 आया। दोनों में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि ये वोल्टमीटर आइडियल नहीं है। आइडियल होता तो इतना ही आता। समझ आया? इसीलिए हमारे लिए वोल्टमीटर या मीटर की जो डिवाइस की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो आइडियल को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक नया सर्किट है और इस सर्किट में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का कुछ कंडीशन दे रखा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 18 volt given. The reading of voltmeter is 18 volt, 18 volt given. Then calculate the, then calculate the resistance of voltmeter. Then calculate the resistance of voltmeter. यानी कि ये जो वोल्टमीटर है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को 18 वोल्ट रीड कर रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम ये कहें कि ये अगर आइडियल वोल्टमीटर होता, ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर होता तो यहाँ पे 18 वोल्ट है। 18 वोल्ट बेसिकली नहीं, कि अगर आइडियल वोल्टमीटर होता तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता वो समझिए। जैसे V50 हम कैलकुलेट करना है, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना? 30 है। ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे, 50 प्लस प्लस 24, और न्यूमरेटर में जिसके अक्रॉस आपको निकालना है यानी कि 50 के अक्रॉस निकालना है तो 50 लिखेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1500 बाई 74, 74, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 18 वोल्ट आएगा, नॉट इक्वल टू 18 वोल्ट आएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। जब आइडियल होता तब यहाँ पे आपको 1500/74 जो वोल्टेज है वो मिलता, बट आइडियल नहीं है। अब आइडियल नहीं है तो इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस को हम आर वी बोल देते हैं। ठीक है, इस आर वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे वो समझिए। ये दे रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 18 वोल्ट। अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है तो इसमें फ्लो होने वाला करंट हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम I1 कह देते हैं। यहाँ पे जाने वाला करंट
I2 कह देते हैं, यहाँ पे जाने वाला करंट को हम I कह देते हैं। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आसान है कैलकुलेट करना, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पता है 18 और रेजिस्टेंस पता है कितना 50। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 9/25 एम्पियर। इतना करंट फ्लो कर रहा है। अगर I1 पता चल गया तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 18 वोल्ट है तो मैंने पहले ही बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबका एडिशन ये इसके बराबर होना चाहिए। यही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का ही अलजेब्रिक सम का ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 18 है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता है कितना, V इज इक्वल टू 30 माइनस 18 कितना आएगा, V इज इक्वल टू 30 माइनस 18 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इसका मतलब I कितना आएगा, I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं तो 12/24, जिसे हम लिख सकते हैं कितना 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ का अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, करंट डिवीजन रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई CDR, कैसे कर रहे हैं वो देखिए। टोटल करंट क्या है, जो करंट टोटल आ रहा था वही करंट यहाँ पे टोटल है। ठीक है, I है और I1 हमें पता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, हमारे पास लिखने का तरीका क्या होता है, I1 आपको पता करना है तो टोटल करंट लिखिए, अपन में दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करिए तो 50 और ये RB, 50 प्लस RB। करंट किसके थ्रू निकालना है, 50 ओम के थ्रू, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में कौन रहेगा, जिसके थ्रू नहीं निकालना होता है, यानी कि RB रहेगा, RB। अब इसमें जो पता है वो आप खुद कर दीजिए। देखिए I1 पता है कितना 9/25, 9/25 इज इक्वल टू टोटल करंट पता है कितना 1/2, 1/2 ब्रैकेट बनाएंगे RB अपन 50 प्लस RB। इसे हम इधर लेके आएंगे, इसे हम इधर लेके आएंगे, यानी कि लिख सकते हैं कितना 18, इसको यहाँ और ब्रैकेट को लेके आए तो 50 प्लस RB। इस 25 को इधर लेके आए तो इक्वल टू 25 RB। ठीक है, अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, 18 इंटू 5 यानी कि 90, 900 हो जाएगा, 900, 18 इंटू RB, 18 RB प्लस 18 RB मस्ट बी इक्वल टू कितना 25 RB, 25 R। इसको इधर लेके जाइए तो आप लिख सकते हैं 900 इज इक्वल टू कितना 7R, यानी कि RV इज इक्वल टू 900/7 ओम। ये आंसर आ गया रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब जिसका रेशियो जो है वो दोनों तरफ का इक्वल होता है। वोल्ट मीटर बीच में लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। इसका रेजिस्टेंस दे रखा हो या ना दे रखा हो, अगर बैलेंस्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 है 6 है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो 3/6 is equal to 6/12, 6/12 यानी कि दोनों तरफ 1/2 आ रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो इस पांचवें वाले के थ्रू करंट जो है वो फ्लो ही नहीं करता है, तो इसको हम उड़ा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अगर रिमूव कर देंगे तो इससे हमें कोई करंट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम हटा देते हैं, तो हटाने से
इसका रीडिंग कितना आएगा, वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट वही फ्लो करता है, जहाँ पे करंट नहीं फ्लो करता है इसका मतलब वहां का पोटेंशियल इक्वल है। तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों जगह का वी ए इज इक्वल टू वी बी है। वी ए इज इक्वल टू वी बी है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 है। दैट इज वाई वोल्टमीटर रीड्स हाउ मच, 0 वोल्ट। समझ में आया? ठीक है, लेकिन इसी को दूसरे तरीके से देखिए। अगर हम इस सर्किट को इस तरह से बनाते हैं, 3 ओम 6 ओम, यहाँ पे कितना 6 ओम, यहाँ पे 12 ओम, बैटरी है 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 12 ओम। वोल्टमीटर यहाँ लगा था जिसे हम वी ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को वी बी कह रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल चुका पहले वी ए इज इक्वल टू वी बी है, बट दूसरे तरीके से देखिए ध्यान से। ये टोटल कितना है 12 वोल्ट। अगर यहाँ पे आप ग्राउंडिंग करते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर दीजिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना प्लस का 12, यानी कि 12 वोल्ट। ठीक है, अब अगर 12 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए। करंट की वैल्यू कितना होगा वो समझिए। आई इज इक्वल टू वी कितना है 12 है, 12। ठीक है, ये 6 प्लस 3 9, ये 18, तो 9 और 18 पैरेलल में कितना आएगा 6 ओम। ठीक है, यानी कि 12/6 ओम, मतलब कि आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो 6 + 3 9 और 18, तो करंट डिवीजन रूल लगाइए या आप हाँ ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो करंट की वैल्यू इसमें I1 कहते हैं और इसमें I2 कहते हैं। ठीक है, अगर हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, I1 इज इक्वल टू कितना, टोटल 2, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे कितना 9 + 18, 9 + 18, और न्यूमरेटर में कितना करंट हमें I1 निकालना, तो ये कितना 18। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लिखें अगर तो 36/27, जिसे हम 9 4 टाइम में और 3 टाइम में, कितना एम्पियर करंट इधर जा रहा है। ठीक है, अगर इधर जा रहा है तो I2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, I2 इज इक्वल टू, टोटल में से घटा दीजिए, तो 2 - 4/3 इज इक्वल टू कितना 2/3 एम्पियर। ठीक है, 2/3 एम्पियर, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, न्यूमरेटर 6/3 यानी कि 2 एम्पियर, इतना ही आएगा। समझ में आया? तो अगर आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। V3 इज इक्वल टू I इंटू आर, I1 इंटू आर, 4/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए कितना, I2 है 2/3, 2/3, V6 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, और रेजिस्टेंस है 6, यानी कि इसको हम लिखेंगे कितना 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आया 4 वोल्ट और यहाँ पे आया 4 वोल्ट। अगर ये 12 है तो ध्यान से देखिए, इसको x बोलिए, इसको y बोलिए, सॉरी ये v भी लिखा हुआ है, यानी कि 12 माइनस 12 माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 4 आना चाहिए। 4 वी ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना 8 वोल्ट। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, 4 को इधर लाएंगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा देखिए 12 माइनस वी बी, 12 माइनस वी बी कितना होना चाहिए, ये भी 4 वोल्ट होना चाहिए, यानी कि 4, इसको इधर ले जाइए
तो VB इज इक्वल टू 8 वोल्ट। देखिए ध्यान से, दोनों लोग इक्वल आ गए। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए हम फिफ्थ वाले रजिस्टर वोल्ट मीटर या रेजिस्टेंस या कोई भी डिवाइस हो उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। कब? जब ये रेजिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है, जिसे हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन कहते हैं। नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक नया छोटा सा सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में यहाँ बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसका जो रीडिंग है वो 5 वोल्ट दे रखा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20,000 ओम दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 5 वोल्ट। समझिए, बहुत आसान है। क्या? देखो ध्यान से कि अगर हम ये बैटरी है और ये दो रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हम V इज इक्वल टू, ये V है, इसे हम V1 कह देते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल में हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल 110, 110 इंटू ब्रैकेट बनाएंगे, डिनोमिनेटर में कितना, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, यानी कि R प्लस 20,000, R प्लस 20,000, और न्यूमरेटर में जिसका वोल्टेज होता है, यानी कि V1 वोल्टेज इस वोल्टमीटर का जिसके पास रेजिस्टेंस है 20,000, 20,000। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या करना है कि V1 की वैल्यू दे रखा है कितना, 5, 5 पुट करिए, इस 110 को इधर लाइए, 110 इंटू इस 20,000 को इधर लाइए, 20,000 इज इक्वल टू, इधर बचेगा 1/R प्लस 20,000। ठीक है, तो 5 इसको कट कर सकते हैं कितने टाइम में, 20 टाइम में, यानी कि 22 टाइम में, यानी कि 1/22 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 1/R प्लस 20,000। ठीक है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि लिख सकते हैं कितना, 44,0,0,0,0। ठीक, इज इक्वल टू R प्लस 20,000। इसको इधर लेके आइए, यानी कि लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 42,0,0,0। इसे हम लिख सकते हैं कितना, कितना ओम है। इसमें से 1000 अगर निकाल दीजिए तो R इज इक्वल टू 420 किलो ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट। ये किसका, इस रजिस्टर का रजिस्टर। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बेसिकली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आप सर्किट एनालिसिस करते हैं, किसी भी सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए जितना भी इंफॉर्मेशन और मेथड या टेक्निक जो हमें ये सीखना होता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दिया। इतनी इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल के हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन।